तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने बहुत सारी क्वांटिटीज अभी तक पढ़ ली है, करंट, करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इनके बीच में हमने रिलेशन भी देख लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात यहाँ पे आती है, करंट एंड करंट डेंसिटी इन नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वायर। तो अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें, मान लीजिए कि ये एक वायर है और यहाँ पर ये कोई दूसरा वायर है, और मान लीजिए यहाँ पर ये कोई तीसरा वायर है। इस टाइप का जो वायर होता है सिलेंड्रिकल, उसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, और जब आप इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो मान लेते हैं कि इसमें आई करंट फ्लो हो रही है। तो जब वायर का क्रॉस सेक्शन अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग हो जाता है, जैसे आपने देखा ये वायर यहाँ पर ज़्यादा क्रॉस सेक्शन का है और यहाँ पर आते आते इसका क्रॉस सेक्शन कम हो गया है, तो इस टाइप का जो वायर होता है या इस टाइप का जो वायर होता है वो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल वायर कहलाता है। लेकिन अब हम ये देखें कि जब इस वायर में चाहे वो यूनिफॉर्म हो और चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म हो, करंट जब फ्लो होती है तो उसका मैग्नीट्यूड अलग अलग पॉइंट पर कितना होगा। तो जब हम पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर अप्लाई करते हैं और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इसमें करंट फ्लो होना शुरू होती है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का जो वायर है इसमें आप अलग अलग पॉइंट कंसीडर करें तो हर पॉइंट पर करंट सेम रहेगी। एक्चुअली कोई भी क्रॉस सेक्शन आप ले लें इसमें, और आपको ये पता है कि जितना चार्ज इस क्रॉस सेक्शन के अंदर एंटर करेगा उतना ही चार्ज यहाँ से बाहर भी जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को हमें हर पॉइंट पर फॉलो करना होगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आप जानते हैं कि दिस लॉ कैन नॉट बी वायलेट, ये कभी भी वायलेट नहीं हो सकता है और इसे हर हालत में हमें फॉलो करना ही होगा। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमें ये बताएगा कि पर्टिकुलर किसी भी पॉइंट पर आप लें, करंट हमेशा सेम रहेगी। जितना चार्ज उस क्रॉस सेक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में एंटर करेगा, राइट हैंड साइड से उतना ही चार्ज वहाँ पर एग्जिट करेगा। सो वी कैन से दैट चार्ज कैन नेवर बी एक्यूमुलेट एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट। चार्ज किसी एक पॉइंट पर एक्यूमुलेट नहीं होगा, इसलिए आने वाला चार्ज और जाने वाले चार्ज दोनों इक्वल होंगे, जिससे हमें ये कंक्लूजन मिलेगा कि हर पॉइंट पर करंट सेम होगी। तो उसी रूल को यहाँ पर हम फॉलो करें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, तो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, तो इन तीनों पॉइंट्स पर करंट यहाँ पर सेम होगी। सिमिलरली अगर हम इस वायर की बात करते हैं जिसका क्रॉस सेक्शन अलग अलग पॉइंट पर बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है, मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और इधर ये पॉइंट सी है, तो इन पॉइंट्स पर भी आई ए इक्वल टू आई बी इक्वल टू आई सी होगा। सो वी कैन से दैट ईदर द वायर इज ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन और इट मे बी ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, करंट इज ऑलवेज सेम एट एवरी पॉइंट ऑफ दैट कंडक्टिंग वायर। उस वायर के हर पॉइंट पर करंट हर हालत में हमेशा सेम होगी। करंट एक ऐसी क्वांटिटी है जो इस क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं कर रही। सो करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। अब बात करते हैं हम करंट डेंसिटी की और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। तो करंट डेंसिटी की अगर हम बात करें यहाँ पर, क्योंकि हम जानते हैं कि करंट डेंसिटी जो होता है जे आई ओवर ए या फिर आई ओवर ए कॉस थीटा। ए तब लेंगे आप जब आपका क्रॉस सेक्शन करंट के परपेंडिकुलर है, और कॉस थीटा तब लेंगे जब आप करंट और क्रॉस सेक्शन एरिया का जो डायरेक्शन होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया परपेंडिकुलर टू द प्लेन, उनके बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो चाहे आप ये लें चाहे आप ये लें, डिपेंड करेगा उस केस पर। तो अल्टीमेटली हम देख रहे हैं कि करंट क्योंकि हर पॉइंट पर सेम है, इसका मतलब करंट डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्रॉस सेक्शन एरिया के। इसका मतलब जिन पॉइंट्स पर क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा उन पॉइंट पर करंट डेंसिटी ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, तो करंट डेंसिटी हर पॉइंट पर बराबर होगी।
और यहाँ पर आप जे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए के हिसाब से आप अपना रिलेशन लिख पाओगे। सबसे कम क्रॉस सेक्शन एरिया में सी पर दिख रहा है, तो जे सी इज़ ग्रेटर देन जे बी इज़ ग्रेटर देन जे ए। जिस पॉइंट पर क्रॉस सेक्शन सबसे कम है उस पॉइंट पर करंट डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, और यही रूल यहाँ पर भी फॉलो होगा, जे इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आई करंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए, J इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। और अब रही बात लास्ट किसकी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था I इक्वल टू एन ई ए वी डी या J इक्वल टू एन ई वी डी। तो आप इन दोनों में से कोई भी रिलेशन यूज कर सकते हैं। J इक्वल टू एन ई वी डी को हम देखें ध्यान से, तो वी डी क्योंकि J पर डिपेंड कर रहा है और J A के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इसका मतलब जिन पॉइंट्स पर करंट डेंसिटी ज़्यादा आ रही है उन पॉइंट पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी ज़्यादा आएगी। चार्ज का ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब पर्टिकुलर उस पॉइंट पर चार्ज की जो स्पीड होगी या एवरेज वेलोसिटी होगी वो उन पॉइंट से ज़्यादा होगी। जहाँ पर क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है वहाँ पर वेलोसिटी कम होगी। इसका मतलब इस रिलेशन को हम यहाँ पे यूज़ करें, सो वी कैन राइट वी सी इज़ ग्रेटर देन वी बी इज़ ग्रेटर देन वी ए। यानी ए पॉइंट पर सबसे लोवेस्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी और सी पॉइंट पर सबसे हाईएस्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन क्रॉस सेक्शन एंड डिफरेंट क्वांटिटीज लाइक करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, व्हाइल करंट इज इंडिपेंडेंट टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। चलिए एक क्वेश्चन देखें हम यहाँ पर। मान लीजिए कि ये कोई वायर है और इस पर हमने V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, L इसकी लेंथ है, ये है पॉइंट A और ये है पॉइंट B। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि रेडियस ऑफ वायर इज डिफरेंट at different points such that RA by RB is 2:1। A और B पर हमें रेडियस का रेशियो गिवन है और पूछा जाता है फाइंड आउट नंबर 1 IA by IB, नंबर 2 JA by JB, नंबर 3 VA by VB और नंबर 4 EA by EB, where E is the electric field at point A and at point B। तो बस क्वेश्चन को सॉल्व करें और बिल्कुल सटीक पॉइंट पर पहुंचते हुए हमें ये पता है कि करंट इज इंडिपेंडेंट टू द क्रॉस सेक्शन एरिया, तो करंट तो हर पॉइंट पर सेम रहेगा। क्रॉस सेक्शन एरिया का जब हम रेशियो पता लगा लेते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया ए पर और क्रॉस सेक्शन एरिया बी पर, तो वो आएगा पाई आर ए स्क्वायर बाय पाई आर बी स्क्वायर और इसकी वैल्यू आ जाएगी 4:1। पहले का आंसर हमें मिल ही गया, करंट दोनों पर सेम रहेगा तो रेशियो 1 हो जाएगा। सेकंड, करंट डेंसिटी आपको पता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, तो जे ए बाई जे बी, ए बी बाई ए और ये रेशियो हो जाएगा यहाँ पर 1:4। इसका मतलब पॉइंट ए पर करंट डेंसिटी बहुत कम होगी और पॉइंट बी पर करंट डेंसिटी ज़्यादा होगी। नंबर 3 ले लें हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी आपको पता है कि एरिया की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो वी ए बाई वी बी का रेशियो भी बिल्कुल यही आएगा 1:4। अब रही बात किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो क्या होना चाहिए, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो पता लगाने के लिए बेटा आप वी को देखो, और वी आप जानते हो होता है क्या, ई टॉ ई बाय एम, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा यहाँ पर। इसका मतलब जो रेशियो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आया है वही रेशियो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का भी आएगा, दैट इज 1/4।
तो इन सभी कंसेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। देखिए ये सॉल्यूशन है इसका, और यहाँ पर हमें पता लगा था स्टार्टिंग में कि करंट तो क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करता ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको कन्फ्यूजन था, जनरली बच्चों को होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरली बच्चे सोचते हैं कि जब वी पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह पर सेम आएगा, क्योंकि बुक्स वगैरह में लिखा होता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही तभी होता है जब क्रॉस सेक्शन वायर बिल्कुल यूनिफॉर्म हो। लेकिन यहाँ पर क्रॉस सेक्शन अलग अलग है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग आएगा। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो अब आगे बढ़ते हैं और कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज जो इस चैप्टर में काम आएगी, तो उनको भी हम थोड़ा डिस्कस करें यहाँ पर। तो इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज रिगार्डिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी, सबसे पहले लेते हैं हम मोबिलिटी। मोबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। मोबिलिटी क्या होता है? वैसे तो मोबिलिटी का अगर हम बिल्कुल इसका सिंपल ग्रामेटिकल मीनिंग देखें तो मोबिलिटी है जो हमें ये बताएगा कि चार्ज कितना मूव करने की टेंडेंसी रखता है। इसका मतलब अगर कोई चार्ज बिल्कुल बाउंडेड है, हर तरफ से उस पर फोर्स लग रहे हैं जिससे वो बिल्कुल मोशन नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब उसकी मोबिलिटी बहुत ही कम है। जबकि दूसरा चार्ज, अगर उस पर कोई भी अट्रैक्शन फोर्सेस मौजूद नहीं है या सारे अट्रैक्शन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, न्यूट्रल कंडीशन में अगर वो चार्ज है तो उसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी। कंडक्टर्स की अगर हम बात करें तो कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स उन्हें ही कहा जाता है जो वेरी लूजली बॉन्डेड होते हैं और एटम से फ्री हो चुके होते हैं। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। सो व्हाट इज़ द मोबिलिटी? मोबिलिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं टेंडेंसी टू मूव, किसी भी चार्ज के मूव करने की टेंडेंसी को क्या कहा जाएगा? मोबिलिटी। और फिजिक्स में मोबिलिटी जो होती है, मोबिलिटी वो डिफाइन होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशियो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मोबिलिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर आप रख दें यहाँ पर ई टॉ बाय एम, तो ये बन जाता है ई टॉ बाय एम। फॉर एनी अदर चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन की जगह कोई दूसरा चार्ज हो तो उसकी मोबिलिटी बन जाएगी यहाँ पर Q टॉ बाय एम। नाउ वी कैन सी दैट मोबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q बाय एम। Q बाय एम इज कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज। इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज एंड मास। इसका मतलब ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो स्पेसिफिक चार्ज पर डिपेंड करती है। और साथ में आप ये भी देख रहे हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम विच डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो म्यू ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पर मोबिलिटी पर क्या इफेक्ट आएगा इसको अब हम नेक्स्ट वाले सेक्शन में देखेंगे। बट हमने यहाँ पर देख लिया है कि ये बेसिकली टू क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही है, एक स्पेसिफिक चार्ज पर मतलब चार्ज और मास के रेशियो पर, और दूसरा किस पर? रिलैक्सेशन टाइम पर। सेकंड क्वांटिटी यहां पर आती है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज नॉट द नेचर ऑफ एनी चार्ज, कंडक्टिविटी इज द नेचर ऑफ मटेरियल। किसी भी मटेरियल के इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने की जो टेंडेंसी होती है उसे हम उसकी कंडक्टिविटी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब जो ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, और जो करंट फ्लो में रेजिस्टेंस ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा उसकी कंडक्टिविटी कम होगी। फिजिक्स में कंडक्टिविटी जो होता है सिग्मा इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है, और सिग्मा होता है करंट डेंसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें सिमेट्री बता रहा हूं मैं आपको। देखिए आप, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो, और यहाँ पर है करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो। करंट डेंसिटी जैसा कि आप जानते हो, करंट डेंसिटी होता है NeVd,
और वी डी बाई ई यहाँ पर क्या बन जाएगा, वी डी बाई ई बन जाएगा म्यू, तब ये बन जाएगा एन ई म्यू। तो सिग्मा इज इक्वल टू एन ई म्यू, एन ई म्यू। और अब आपको ये क्लियर कट हो गया है कि सिग्मा किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है। सिग्मा कंडक्टिविटी, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करेगा, क्योंकि यहां पर स्मॉल n क्या है, फ्री चार्ज कंसंट्रेशन है, और जिस मटेरियल में फ्री चार्ज कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उसकी कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। चार्ज तो यहाँ पे आ ही रहा है और साथ में यहाँ पर आ रहा है मोबिलिटी। तो यहाँ पर अब हम बोल सकते हैं कि इसका मतलब उस मटेरियल की जो कंडक्टिविटी होगी, पर्टिकुलर किसी मटेरियल की कंडक्टिविटी, उस मटेरियल की कंडक्टिविटी इस बात पर भी डिपेंड करेगी कि उस मटेरियल में जो चार्ज है, जो करंट फ्लो करवाएगा, उसकी मोबिलिटी कितनी है। तो अगर कोई मटेरियल ऐसा है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा आपको, तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब उसकी कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। तो अगर हम सेमीकंडक्टर और कंडक्टर को कंपेयर करेंगे तो सेमीकंडक्टर में आपको कनेक्टिविटी के लिए इलेक्ट्रॉन के साथ साथ क्या मिलेगा, होल्स, और साथ में वो इलेक्ट्रॉन जो उसमें होते हैं वो उतने फ्री नहीं होते जितने कि इस कंडक्टर में होते हैं। इसका मतलब उन चार्ज की मोबिलिटी जो कंडक्टर्स में मिलेंगे सेमीकंडक्टर से ज़्यादा होगी, इसलिए कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी भी सेमीकंडक्टर से ज़्यादा होगी। और थर्ड क्वांटिटी होती है यहाँ पर रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को अब आप बोल सकते हैं 1 बाय सिग्मा, कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी, यानी ये हो जाएगा E बाय जे, जैसे यहाँ पर ये J बाई ई था, या ये हो जाएगा 1 बाय एन ई म्यू। वैसे एक फेस की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो रेजिस्टिविटी जो होता है, जैसे आपने कोई वायर लिया जिसकी लेंथ आपने ले ली है 1 मीटर और जिसका क्रॉस सेक्शन ले लिया है आपने 1 मीटर स्क्वायर, तो इसका जो रेजिस्टेंस आएगा उसे आप रेजिस्टिविटी कहोगे। सो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इक्वल हो जाएंगे। सो वी कैन से दैट रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर whose length is 1 meter and cross section area is 1 meter square, because R इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाय ए। तो यहाँ से आपको मिल जाएगी रेजिस्टिविटी। तो आपको अगर बहुत ही सिंपल है कि किसी भी वायर की आपको कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी पता लगानी है, तो आप उस वायर का 1 मीटर लेंथ लीजिए, उसका क्रॉस सेक्शन आप 1 मीटर स्क्वायर लीजिए, उसका जो रेजिस्टेंस आएगा वो रेजिस्टिविटी के बराबर आएगा और उसका रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी के बराबर आ जाएगा। तो अब हम इन क्वांटिटीज़ की यूनिट की बात करें कि इनकी यूनिट क्या क्या होती है, वो इंपॉर्टेंट है। और आप जानते हैं कि थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और थियोरेटिकल क्वेश्चंस इन पर बहुत सारे आए हैं, फॉर्मूलेस पर और उनके एक्सप्रेशंस पर। तो यूनिट पर हम ध्यान लगाएं। मोबिलिटी की यूनिट क्या होती है, फॉर्मूला आपको याद ही है। यहाँ पर मोबिलिटी हमने लिखा था Q टॉ बाय m, और इसी से हमें इसकी यूनिट मिल जाएगी। और मोबिलिटी की जो यूनिट आएगी, Q चार्ज होता है कूलम, रिलैक्सेशन टाइम होगा सेकंड में, और ये मास है तो ये हो जाएगा किलोग्राम। तो कूलम इंटू सेकेंड पर किलोग्राम, कूलम इंटू सेकेंड पर किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मोबिलिटी। और बात करते हैं यहाँ पर कंडक्टिविटी की। तो कंडक्टिविटी आपने देखा था सिग्मा इक्वल टू क्या आया था, J बाई ई। J करंट की यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, और ये E होता है वोल्ट पर मीटर, राइट। तो ये एम्पियर पर, अब यहाँ पे देखिए आप, तो एम्पियर बाय वोल्ट, तो ये बन जाएगा ओम और ये बन जाएगा मीटर। तो 1 बाय ओम इंटू मीटर, और 1 बाय ओम को मो भी बोला जाता है, तो सिग्मा की यूनिट हो जाएगी मो पर मीटर। और इसका रेसिप्रोकल जो है वो रेजिस्टिविटी हो जाएगा। तो जैसे ये 1 बाय ओम इंटू मीटर आया है, तो ये हो जाएगा ओम इंटू मीटर। तो यहाँ पर ये इनकी यूनिट हो गई है। आप इसको इसी सीक्वेंस में याद रखें और याद करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर की सबसे इंपॉर्टेंट बात करें। टेम्परेचर डिपेंडेंस क्या होगी, टेम्परेचर पर ये क्वांटिटीज़ किस किस तरह से डिपेंड करेंगी। टेम्परेचर डिपेंडेंस,
अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, आप ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि जब कभी टेम्परेचर बढ़ेगा कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और रिलैक्सेशन टाइम हमेशा डिक्रीज होगा, क्योंकि जब पार्टिकल वाइब्रेट होने लगेंगे तो जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे, जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, सो कॉलिजन टाइम पीरियड यानी कि रिलैक्सेशन टाइम हमेशा डिक्रीज होगा। मटेरियल पर डिपेंड नहीं करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ये रिलैक्सेशन टाइम हर हालत में, हर पार्टिकल के लिए, हर मटेरियल के लिए डिक्रीज ही होगा। तो अब बस इतनी सी बात ये है कि जब टेम्परेचर को आप इंक्रीज करोगे यहाँ पर, क्योंकि टॉ डिक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब मोबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। किसी भी चार्ज की मोबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डिक्रीज होगी, और ये मोबिलिटी चाहे कंडक्टर हो, चाहे सेमीकंडक्टर हो, या कोई भी मटेरियल हो, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम हमेशा डिक्रीज होगा तो मोबिलिटी भी हमेशा डिक्रीज होगी। इसका मतलब कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में ये प्रॉपर्टी कॉमन है, सेम है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर दोनों में जो चार्ज कैरियर होता है उसकी मोबिलिटी डिक्रीज होती है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर सिग्मा की। तो सिग्मा है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी आपने देखा था क्या आया था, NE म्यू। टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, अब हम बात करें यहाँ पर इसकी, तो ये तो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन जब बात करते हैं हम N की, N फ्री चार्ज कंसंट्रेशन, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इस पर क्या इफेक्ट आएगा? तो कंडक्टर्स के लिए ये कांस्टेंट रहेगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि उसमें पहले से ही इतने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कि टेम्परेचर के बढ़ने पर कोई बॉन्ड टूटने की पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन ये जो N है फ्री चार्ज कंसंट्रेशन, सेमीकंडक्टर्स में ये बढ़ जाएगा। और सेमीकंडक्टर में ये क्यों बढ़ेगा? क्योंकि सेमीकंडक्टर में नए नए बॉन्ड्स टूटेंगे, और नए नए बॉन्ड्स टूटेंगे तो नए नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस होंगे। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये किस तरह से टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। कौन? फ्री चार्ज कंसंट्रेशन कंडक्टर्स के लिए कांस्टेंट रहेगा और सेमीकंडक्टर में ये इंक्रीज करेगा। तो बस अब आपको पता लग गया यहाँ पर कि जब ये कांस्टेंट है कंडक्टर्स के लिए, तो कंडक्टिविटी की हम जब बात कर रहे हैं यहाँ पर, और रेजिस्टिविटी में भी बात उसी तरह लग जाएगी। तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, टॉ डिक्रीज होगा, N कांस्टेंट रहेगा, N कांस्टेंट रहेगा, टॉ डिक्रीज होगा। टॉ डिक्रीज होने से मोबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो कंडक्टर्स का कंडक्टिविटी घटेगा और रेजिस्टिविटी बढ़ेगा। ये मैंने किसके लिए लिखा है यहाँ पर? कंडक्टर्स के लिए, क्योंकि जब ये N कांस्टेंट है लेकिन म्यू डिक्रीज हो गया है, म्यू डिक्रीज हो गया है तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। लेकिन सेमीकंडक्टर्स की बात करूं मैं यहाँ पर, सेमीकंडक्टर्स में N वाला फैक्टर डोमिनेटिंग होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर N बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी और रेजिस्टिविटी घटेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रखिएगा और इसको अपनी कॉपी में भी नोट कीजिएगा, क्योंकि ये सारी क्वांटिटीज टेम्परेचर पर किस किस तरह से डिपेंड कर रही हैं ये हमने यहाँ पे देख लिया। सो ऑलराइट, तो इतनी सारी क्वांटिटीज़ हमने पढ़ लिया है और आप इसको बिल्कुल याद रखिएगा। जो जो बातें याद करने के लिए हैं इंपॉर्टेंट है। और फाइनली अब हम इस चैप्टर की मेन स्ट्रीम पे आ जाते हैं, और जो क्वांटिटी हम पढ़ने जा रहे हैं अब, जो इस पूरे चैप्टर में यूज़ होगी, एंड दैट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आर। अभी रेजिस्टेंस क्या होता है? एज पर डेफिनेशन, सर्किट में अगर आपने ये कोई वायर लगाया है, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एंड करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस इज सिंपली इक्वल टू द रेशियो ऑफ
पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। यानी कि किसी भी सर्किट में किसी भी कंडक्टर वायर जो आपने लगाया है, ये R इक्वल टू वी बाई आई, R इक्वल टू वी बाई आई पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो, ये एक क्वांटिटी है और इसे हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। डिवाइस चाहे कोई भी हो, चाहे वो डायोड हो, चाहे वो ट्रांजिस्टर हो, चाहे वो कोई भी डिवाइस हो, उस डिवाइस पर पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो है वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस। अब हम बात जो यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे जो वोल्टेज डिफरेंस लिया है वो डीसी है, और एसी में जब हम जाएंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट में जब हम जाएंगे, तो फिर हम पोटेंशियल और करंट का जो रेशियो है उसको रेजिस्टेंस के साथ साथ एक अलग क्वांटिटी भी डिफाइन करेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंस। तो रिएक्टेंस भी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो होता है, रेजिस्टेंस भी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो होता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसको हम चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट में पढ़ेंगे। Still we are studying about direct current only, so we can say that resistance of any circuit is equal to the ratio of potential and current. Potential और current का जो रेशियो है उसे हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस। अब अगर आप देखें ध्यान से, इसके फॉर्मूले में जाना चाहें अंदर कि फॉर्मूला क्या होता है, तो आपने देखा था I इक्वल टू होता है NEAVD, I इक्वल टू NEA, VD की जगह आप क्या रख सकते हो, म्यू इंटू ई, क्योंकि म्यू बराबर होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। और ई इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप यहाँ पे ला रहे हो, ई, वो आएगा पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ, तब ये बन जाएगा NEA, और इसकी जगह रखा हमने ई टॉ बाय एम और V बाय एल। V पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट, करंट को नीचे लेके चले गए हम, तो ये हो जाएगा ml बाय NE स्क्वायर टॉ A। सो रेजिस्टेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिल गया है हमें, m NE स्क्वायर टॉ L बाय A, एंड ये जो क्वांटिटी मैंने ब्रैकेट में लिखी है इसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। सो R इक्वल टू रो L बाय A। सो रेजिस्टेंस ऑफ एनी कनेक्टिंग वायर, क्योंकि ये सारे फॉर्मूले हमने कनेक्टर्स के लिए यूज़ किए हैं, इज गिवन बाय R इक्वल टू रो L बाय A।